उर्दू गजल की जो परंपरा है ना, वो सैकड़ों साल पुरानी है। और इसके नियम इतने सख्त होते हैं, मतलब इतने गणितीय होते हैं कि अगर एक मात्रा भी इधर से उधर हो जाए तो पूरी की पूरी गजल खारिज हो सकती है। हाँ बिल्कुल। अच्छे अच्छे शायर इसमें उलझ जाते हैं। वही तो, जो लोग बाकायदा देख सकते हैं, लिख सकते हैं, वे भी इस मीटर और लय को कागज पर बिठाने में कई बार पसीने छोड़ देते हैं। लेकिन एक पल के लिए इस स्थिति पर गौर करना बेहद दिलचस्प है कि कोई व्यक्ति बिना कागज और कलम का इस्तेमाल किए, बिना अपनी लिखी हुई पंक्तियों को आंखों से देखे, सिर्फ सुनकर और बोलकर इन जटिल नियमों का पालन करते हुए एक पूरी किताब रच दे। अरे वाह, ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। है ना? और वो भी आधुनिक स्मार्टफोन के वॉइस डिक्टेशन और स्क्रीन रीडर तकनीक की मदद से। मतलब सदियों पुरानी काव्य परंपरा और एकदम आधुनिक तकनीक का ऐसा आमना सामना शायद ही कहीं और देखने को मिले। बिल्कुल सही कहा। ये विरोधाभास अपने आप में किसी चमत्कार जैसा लगता है। और आज हम जिस स्रोत सामग्री पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, वो इसी चमत्कार का एक जीता जागता दस्तावेज है। ये किताब है अंजुमन मंसूरी आरजू का उर्दू काव्य संग्रह तनवीर आधी रह गई। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद क्या है? देखिए, इस चर्चा का उद्देश्य महज एक और साहित्यिक किताब की समीक्षा करना बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ उन तंत्रों, उन जमीनी संघर्षों और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को डिकोड करने की कोशिश करेंगे जो एक इंसान को उसकी शारीरिक सीमाओं के बावजूद एक इतनी सशक्त आवाज देते हैं। हाँ, और ये समझना उन सभी छात्रों के लिए भी बहुत अहम है जो किसी न किसी शारीरिक या सीखने की बाधा का सामना कर रहे हैं। तो चलिए इसे थोड़ा करीब से समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी और गहरी चुनौती से, यानी दृष्टिहीनता। बिल्कुल। स्रोत सामग्री बताती है कि अंजुमन को बचपन से ही दृष्टि संबंधी बहुत गंभीर समस्या थी। मतलब उनके लिए स्कूल या कॉलेज की पाठ्यक्रम की किताबें खुद पढ़ना लगभग नामुमकिन रहा होगा। अब सतह पर देखने में ये एक बहुत ही भावुक और प्रेरणादायक बात लगती है कि उनकी माँ ने उन्हें हर एक शब्द पढ़कर सुनाया और वही उनकी रोशनी बनी। हाँ, उनकी माँ का रोल इसमें सबसे बड़ा रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा व्यवहारिक होकर सोचूं, मतलब हर वक्त अपनी पढ़ाई के लिए किसी दूसरे इंसान पर निर्भर रहना, हर एक पन्ना पढ़ने के लिए किसी का इंतजार करना, मेरा मतलब है किसी का इंतजार करना, ये तो बहुत ही हताश करने वाला और कभी-कभी क्रोध दिलाने वाला अनुभव रहा होगा। क्या लेखिका ने अपनी इस पीड़ा को थोड़ा रोमानी जामा तो नहीं पहना दिया है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। ये संशय स्वाभाविक है कि हताशा यकीनन रही होगी। जब किसी के भीतर सीखने की असीम भूख हो और अक्षर उसके लिए महज काले धब्बे हों, तो वो एक गहरी मानसिक घुटन का दौर होता है। जाहिर है बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहा होगा। बिल्कुल। लेकिन यहीं पर लेखिका के नजरिए का वो बदलाव काम आता है जो उन्हें बाकियों से अलग करता है। अंजुमन ने उस स्वाभाविक हताशा को अपनी माँ की आवाज के प्रति एक गहरे आभार में बदल दिया। अच्छा, आभार में? हाँ। किताब के इजहारे तशक्कुर यानी आभार वाले हिस्से में वो स्पष्ट लिखती हैं कि उनकी माँ ही उनकी सबसे महान उस्ताद थीं। इसे रोमानी जामा पहनाना नहीं कहेंगे, बल्कि ये उस दर्द को स्वीकार करके उससे आगे बढ़ने की एक सचेत मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये बात तो उनके किताब के शीर्षक में भी झलकती है, तनवीर आधी रह गई। अब तनवीर का मतलब तो रोशनी होता है। कोई भी सोचेगा कि आधी रोशनी कहना एक तरह की शिकायत है या हार मान लेना है कि काश ये रोशनी पूरी होती। यही पर वो बारीक अंतर है। अगर हम उनकी एक गजल का वो मक्ता यानी अंतिम शेर देखें जहां से ये शीर्षक लिया गया है, तो बात पूरी तरह साफ हो जाती है। हाँ, वो शेर क्या है? वो लिखती हैं, रोशनी माँ की सदाओं में है कितनी, आरजू क्या हुआ जो आंखों की तनवीर आधी रह गई। अरे वाह, मतलब शिकायत नहीं है इसमें। एकदम सही, यहाँ कोई शिकायत नहीं है, ये अपूर्णता का जश्न है। वो ये स्थापित कर रही हैं कि भौतिक रोशनी आधी है तो क्या हुआ, श्रवण की जो रोशनी उन्हें अपनी माँ की पुकार से मिली वो मुकम्मल है। ये अपनी कमी को कमजोरी की बजाय अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल लेने का एक सीधा उदाहरण है। ये वाकई बहुत शक्तिशाली है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी घुप अंधेरे कमरे में हो और कोई दूसरा व्यक्ति टॉर्च पकड़े हो, लेकिन यहाँ टॉर्च की रोशनी कोई किरण नहीं बल्कि एक माँ की आवाज है जो रास्ता दिखा रही है। बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी आपने। शुक्रिया। लेकिन एक समय के बाद वो बच्ची बड़ी भी तो होती है।
घर की चारदीवारी और माँ की आवाज से निकलकर दुनिया का सामना करने की बारी आती है। अपनी माँ के सहयोग से उन्होंने शिक्षा पूरी की और शिक्षण के पेशे से भी जुड़ गईं। यहाँ मुझे उस तंत्र को समझने में बहुत दिलचस्पी है कि जब उन्होंने खुद लिखना शुरू किया तो वो कैसे संभव हुआ। हाँ, ये सवाल अहम है। क्योंकि उर्दू की लिपि बहुत दृश्यमान है। नुक्ते यानी बिंदु बदलने से पूरा अर्थ बदल जाता है। ऐसे में तकनीक ने उनके लिए कैसे काम किया, ये कितनी बड़ी विडंबना और साथ ही एक चमत्कार है कि उर्दू गजल जैसी बेहद पारंपरिक कला को एक दृष्टिबाधित कवयित्री के लिए एंड्रॉयड तकनीक ने सुलभ बनाया। बिल्कुल, ये इस पूरी यात्रा का सबसे तकनीकी और दिलचस्प पहलू है। जब हम एंड्रॉयड तकनीक और स्क्रीन रीडर्स की बात करते हैं तो ये केवल आवाज को टेक्स्ट में बदलने का सीधा साधा मामला नहीं है। उर्दू लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है और इसके अक्षरों की बनावट एक दूसरे से जुड़कर बदल जाती है। हाँ, वो काफी जटिल स्क्रिप्ट है। जब एक दृष्टिबाधित व्यक्ति स्क्रीन रीडर का उपयोग करता है तो मशीन हर अक्षर और शब्द को पढ़कर सुनाती है, लेकिन मशीन अक्सर उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ यानी उच्चारण या बारीक नुक्तों को पकड़ने में गलती कर देती है। मतलब अगर आप आवाज से टाइप कर रहे हैं तो मशीन खुदा को जुदा भी टाइप कर सकती है, क्योंकि ध्वनियां करीब हैं और मशीन तो संदर्भ समझती नहीं है। एकदम सटीक उदाहरण। और यहीं पर इंसान और तकनीक के बीच की वो सीमा रेखा नजर आती है। तकनीक ने उन्हें एक आज़ादी दी। स्क्रीन रीडर्स की मदद से वो वैश्विक साहित्य को सुन सकती थीं और वॉइस डिक्टेशन से अपने विचार दर्ज कर सकती थीं। तो एक तरह से मशीन ने उन्हें स्वावलंबी बना दिया। हाँ, इसने उनके विचारों को बहने का रास्ता तो दे दिया, लेकिन उस बहाव को एक सही दिशा और व्याकरण की शुद्धता देने के लिए एक समुदाय की जरूरत थी। बिना इंसानी मदद के वो तकनीकी गलतियां साहित्य का हमेशा के लिए हिस्सा बन जाती। और शायद यही कारण है कि स्रोत सामग्री में उनके मेंटर्स यानी गुरुओं और सहयोगियों का इतना विस्तृत जिक्र है। ये केवल एक व्यक्ति की सफलता नहीं लग रही, बल्कि एक पूरे समुदाय की कहानी है। बिल्कुल, किसी का भी विजन तब तक जिंदा रह सकता है भले ही उसकी शारीरिक दृष्टि साथ ना दे, बशर्ते उसे सही गुरु और समुदाय का सहारा मिले। उनके भाई डॉक्टर इरशाद मंसूरी ने उन्हें संस्कृत और हिंदी के बाद उर्दू की ओर मोड़ा। ये भाषाई बदलाव भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। निश्चित रूप से। देखिए, संस्कृत या हिंदी की ध्वनि और व्याकरणिक संरचना उर्दू से काफी अलग है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो लिपि देख नहीं सकता, एक भाषा से दूसरी भाषा में जाना पूरी तरह से ध्वनि विज्ञान और श्रवण स्मृति पर निर्भर करता है। हाँ, मतलब पूरा खेल सुनने का है। बिल्कुल। डॉक्टर मंसूरी ने इसमें एक पुल का काम किया। इसके बाद अनीस जैसे उस्ताद मिले जिन्होंने उर्दू साहित्य अकादमी तक उनकी राह रोशन की। और सबसे महत्वपूर्ण काम किया शादाब अंजुम ने, जिन्होंने उर्दू लिपि और प्रूफ रीडिंग में उनकी मदद की। प्रूफ रीडिंग का काम तो उनके लिए सबसे अहम रहा होगा। मैं सोच रहा था कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती होगी। मतलब शादाब अंजुम उन्हें वो गज़ल पढ़कर सुनाते होंगे जो तकनीक ने टाइप की है, और फिर अंजुमन सुनकर बताती होंगी कि कहाँ कौन सा नुक्ता गलत लगा है या कहाँ शब्द बदल गया है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। ये कितना धैर्य मांगने वाला काम है। बहुत ज्यादा। ये एक बहुत ही धीमी और श्रम साध्य प्रक्रिया है। इसके अलावा इकराम राजस्थानी ने किताब की प्रस्तावना लिखी और मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की डॉक्टर नुसरत मेहदी ने इसे छापने के लिए आर्थिक सहयोग दिया। ये दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं को पार करने का दृढ़ निश्चय कर लेता है तो समाज के विभिन्न हिस्से उस शून्य को भरने के लिए कैसे एक साथ आ जाते हैं। सही बात है। साहित्य कभी भी शून्य में नहीं रचा जाता। खैर, अब जरा साहित्य की ही बात कर लेते हैं। मुझे हमेशा से ये बात थोड़ी उलझाने वाली लगती है। जब हम गज़ल के पारंपरिक शिल्प जैसे रदीफ, काफिया और बहर की बात करते हैं तो जो लोग उर्दू साहित्य के जानकार नहीं हैं उनके लिए थोड़ा डरावना हो जाता है। हाँ, ये सच है। क्या हम इसे थोड़ा सरल कर सकते हैं? और मुख्य बात यह है कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए इस गणित को साधना कितना मुश्किल है। इसे एक रूपक से समझते हैं। बहर किसी गजल का एक गणितीय मीटर है, बिल्कुल संगीत में ताल या हृदय की धड़कन के एक निश्चित क्रम की तरह। काफिया वो शब्द है जो तुकबंदी करता है, और रदीफ वो शब्द या शब्दों का समूह है जो हर शेर के अंत में बिल्कुल वैसा ही दोहराया जाता है। अच्छा, तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर है। बिल्कुल। अब जो व्यक्ति देख सकता है वो कागज पे लिखकर ऊपर नीचे की पंक्तियों का दृश्य मिलान कर लेता है। वो उंगलियों पर मात्राएं गिन सकता है और आराम से काट छाट कर सकता है। लेकिन जब आंखें ये काम नहीं कर सकती
तो ये पूरा आर्किटेक्चर इंसान को अपने दिमाग के भीतर खड़ा करना पड़ता है। मतलब ये तो बिना बोर्ड देखे शतरंज खेलने यानी ब्लाइंड फोल्ड चेस जैसा हो गया। एकदम सही एनालॉजी है। आपको पिछली चाल भी याद रखनी है, वर्तमान की लय भी साधनी है और अगली पंक्ति भी सोचनी है। बिल्कुल, यह एक असाधारण वर्किंग मेमोरी और ध्वनियों पर गहरी पकड़ की मांग करता है। उन्हें हर एक मात्रा और हर एक शब्द का वजन अपने दिमाग में तोलना होता है। और ये सिर्फ शिल्प की बात नहीं है, सबसे अहम ये है कि उस सख्त शिल्प के भीतर वो कह क्या रही हैं। हाँ, और यहीं पर उनके विषय बहुत चौंकाते हैं। मतलब शिल्प पूरी तरह से प्राचीन और पारंपरिक है, लेकिन उनकी बातें बिल्कुल आधुनिक और आज के दर्द से जुड़ी हैं। हाँ, ये विरोधाभास उनकी कविताओं को खास बनाता है। उनकी एक गजल का शेर है जो औरतों के संघर्ष को बहुत गहराई से पकड़ता है। वो लिखती हैं, औरत हूं मुद्दतों से यहाँ हिजरतों में हूं, मेरा न कोई घर में मगर 2 घरों में हूं। ये मुझे अंदर तक चुभ गया। हिजरत का अर्थ है पलायन या एक जगह हमेशा के लिए छोड़कर दूसरी जगह जाना। ये शेर भारतीय उपमहाद्वीप में एक औरत की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक स्थिति का एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। कैसे? देखिए, एक औरत मायके से ससुराल जाती है, उसे लगातार यही बताया जाता है कि उसके 2 घर हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उस बेगाने जगह में या जहां से वो आई है, कहीं भी उसका अपना पूर्ण निर्विवाद अधिकार नहीं होता। वो ताउम्र एक मनोवैज्ञानिक विस्थापन में रहती है। ये दर्द बहुत आधुनिक और सार्वभौमिक है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अंजुमन मुश्किलों के आगे हार नहीं मानती। एक और शेर है जहां वो खुद की स्थिति को समाज के संदर्भ में देखती हैं। जुगनू सा नूर देकर सूरत सा काम सौंपा, रोशन जहां करूं ये जिम्मा मुझे दिया है। मुझे लगता है कि ये उनकी पूरी जिंदगी का सार है। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। वो स्वीकार कर रही हैं कि उनकी भौतिक क्षमता या उनका नूर एक जुगनू जितना है, लेकिन जो काम उन्हें करना है, जो प्रभाव उन्हें छोड़ना है, वो सूरज के बराबर है। और मजे की बात यह है कि वो इस बड़ी जिम्मेदारी से घबराती नहीं है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो वो अपने दर्द से दूर भागने की बजाय उसे गले लगाती हैं। जैसा वो खुद कहती हैं, अपने हर गम से दोस्ती कर ली, यूं बसर हमने जिंदगी कर ली। बहुत खूब, अपने दर्द से ही दोस्ती कर ली। बिल्कुल, इसे उनकी कला का मकसूरी रंग यानी उद्देश्यपूर्ण कला कहा जा सकता है। अंजुमन खुद को कोई बहुत बड़ी कवयित्री नहीं मानती। उनका उद्देश्य केवल सुंदर शब्दों का जाल बुनना या लफ्फाजी करना नहीं है। तो उनका असल मकसद क्या है? वो आम इंसान के संघर्ष, दर्द और भारत की गंगा जमुनी तहजीब को आवाज देना चाहते हैं। वो मानते हैं कि वतन को मजहब के चश्मे से देखने वालों को निजामुद्दीन की दरगाह पर होली का दीदार करना चाहिए। उनकी कला का एक स्पष्ट सामाजिक उद्देश्य है। यहाँ एक बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। ये जो दर्द और संघर्ष का दस्तावेज है, मुझे लगता है कि ये आज के छात्रों या युवाओं के लिए एक मास्टर क्लास से कम नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग संसाधनों की कमी या किसी छोटी सी बाधा के कारण हार मान लेते हैं। हर कोई खुद को किसी न किसी रूप में अपूर्ण या कमजोर महसूस करता है। इसी संदर्भ में इकराम राजस्थानी द्वारा लिखी गई इस किताब की प्रस्तावना का एक हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो लिखती हैं कि सतही तौर पर आधे रहने की हैसियत खालीपन जैसी लगती है, लेकिन दूसरे मायने में वही असल जिंदगी है जो अधूरेपन में बिखरकर, रेजा रेजा होकर यानी टुकड़ों में होकर भी अपने वजूद का एहसास कराती है। मतलब परफेक्शन होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल, पूर्णता या परफेक्शन एक भ्रम है। असली ताकत उस बिखराव को समेटकर खड़े होने में है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को किसी न किसी कमाल से नवाजा है, बस उसे निखार कर एक हसीन शक्ल देनी होती है। और यही बात उनके शब्दों को इतना प्रामाणिक बनाती है। जब वो मुश्किलों से जूझने की बात करती हैं तो वो महज किताबी ज्ञान नहीं लगता। सुनने वाले को पता होता है कि ये शब्द उस व्यक्ति की आवाज से निकले हैं जिसने जीवन के सबसे गहरे अंधेरे का सीधे सामना किया है। सही कहा आपने। शारीरिक कमजोरी ने उन्हें रुकने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपनी कमजोरी को अपना हथियार बना लिया। ईश्वर ने अगर एक दरवाजा बंद किया तो दूसरा खोला। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपके पास क्या नहीं है, बल्कि यह है कि जो कुछ भी आपके पास है उसका आप अपनी पूरी क्षमता से कैसे उपयोग करते हैं। बिल्कुल, इस काव्य संग्रह की सबसे बड़ी सफलता यही है कि हमें अपनी खुद की अपूर्णताओं से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करना सिखाता है। यह साबित करता है कि लचीलापन सिर्फ तूफानों से छिपने का नाम नहीं है,
बल्कि उन तूफानों के बीच खड़े होकर अपना खुद का गीत रचने का नाम है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक सूत्र में पिरोएं, तो ये एक ऐसी बच्ची की असाधारण कहानी है जिसके पास पढ़ने के लिए आंखें नहीं थीं, लेकिन उसने अपनी माँ की आवाज़ को अपनी बुनियाद बनाया, एंड्रॉयड की आधुनिक तकनीक को अपना साथी बनाया और अपने गुरुओं के साथ से गुजरते हुए वो एक ऐसी कवयित्री बन गई जिसके पास दुनिया को दिखाने के लिए अपना एक पूरा नजरिए का आसमान है। ये एक ऐसी कहानी है जो साहित्य के साथ साथ मानवीय इच्छा शक्ति के इतिहास में भी दर्ज होनी चाहिए। बिल्कुल। अब जाने से पहले स्रोत सामग्री से एक ऐसा विचार मैं जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए छोड़ना चाहता हूं। ये विचार इस पूरी चर्चा के दौरान मेरे मन में एक विरोधाभास के रूप में गूंजता रहा। अच्छा, वो कौन सा विचार है? हमने गहराई से समझा कि कैसे एंड्रॉयड जैसी आधुनिक तकनीक ने अंजुमन को उनकी खोई हुई आवाज दी, उन्हें दुनिया से जोड़ा। लेकिन इसी किताब की गजल नंबर 40 में अंजुमन एक बहुत ही चुभने वाली सच्चाई बयान करती हैं। वो लिखती हैं, महफूज रह सकी न शिकम में भी बेटियां, एजादे नौ भी तो यहां उसरत की बात है। ये एक बहुत ही सशक्त और विचलित करने वाला सामाजिक अवलोकन है। इसका मतलब है कि नई तकनीक के इस दौर में बेटियां अपनी मां की कोख में भी सुरक्षित नहीं रहीं। नया आविष्कार भी यहां परेशानी की बात बन गया है। सोचने वाली बात यह है, एक तरफ वो तकनीक है जैसे एंड्रॉयड स्क्रीन रीडर जिसने एक दृष्टिबाधित बेटी को सशक्त बनाया, हाँ, उसे रोशनी दी। और दूसरी तरफ वही आधुनिक तकनीक है जैसे अल्ट्रासाउंड जिसका इस्तेमाल हमारा समाज जन्म लेने से पहले ही बेटियों की आवाज हमेशा के लिए खामोश करने के लिए करता है। विज्ञान और नवाचार अपने आप में न तो अच्छे होते हैं और ना ही बुरे। ये पूरी तरह समाज पर निर्भर करता है। बिल्कुल, ये हमारी सोच है जो ये तय करती है कि कौन सी तकनीक किसी की जिंदगी में रोशनी बनकर आएगी और कौन सी नई ईजाद हमें और गहरे अंधेरे में धकेल देगी। उस अंधेरे कमरे में कौन सी आवाज रास्ता दिखाएगी और कौन सी आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाएगी, इस विरोधाभास पर जरूर सोचिएगा। मिलेंगे अगले डीप डाइव में।